ओके, यस्टरडे जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने ब्रिटिश और वर्ल्ड लिटरेचर में नॉन फिक्शन को फिनिश किया था। एंड जो आज की क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन फिक्शन राइटर्स फ्रॉम इंडिया। ओके, सो फर्स्ट राइटर इज ए के रामानुजन, and here we have to discuss his one lecture. Other things about Ramanujan we'll discuss in poetry, but here we have to discuss only one work of Ramanujan, that is an essay, and the title of essay is there an Indian way of thinking. This is a post-colonial type of essay, and it is considered as an informal essay, and it was written by A.K. Ramanujan in 1989. Clear? 1980. Sorry. Okay. And it is an inquiry into whether there is an Indian way of thinking, and if so, how it is different from the Western way of thinking. Means actually this is an essay that deals with description and things about how and what is the way of thinking in India, and how it is different from the thinking style of the West and the Western countries. And particularly this is informal essay because here the beginning is very informal, and it begins with a description of some British friends of A.K. Ramanujan, who frequently ask Ramanujan that if there is a way of Indian way of thinking. वो मतलब इस चीज को फ्रीक्वेंटली उनसे पूछा करते थे कि क्या कोई इस तरह का इंडियन वे ऑफ थिंकिंग है, व्हाट इज स्पेशल इन योर थिंकिंग, व्हाट इज स्पेशल इन यू। ठीक है, तो उसी चीज से यहाँ पर ये ऐसे बिगिन करते हैं, और दिस इज सम काइंड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल ऐसे। ठीक है, एंड रामानुजन बिगिंस दिस ऐसे by citing the example of his father, to whom the essay is dedicated. Okay, so this essay is dedicated to A.K. Ramanujan's father, S.K. Ramanujan, who was a mathematician, and the Western way of thinking is based on data and objective facts. ये उनके essay से inner section से है, that is वेस्टर्न थिंकिंग और इंडियन थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। दैट इज वेस्टर्न थिंकिंग जो है वो किस चीज पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन डेटा एंड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, बट इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज हाईली सब्जेक्टिव, इट इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड इट डील्स विद इमोशंस एंड इज इमोशनल काइंड। ठीक है, ये थोड़ा इमोशन से ज्यादा रिलेट करती है, थोड़ा सब्जेक्टिव होती है, बट जो वेस्टर्न थिंकिंग है वो ऑब्जेक्टिव वर्ड से और फैक्ट बेस्ड होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। क्लियर? एंड सेकंड trait of Indian thought is that it does not distinguish between self from non-self, inner from exterior. ठीक है, and Naipaul called this a defect of vision. ये इस चीज को ध्यान रखिए, इस पॉइंट को याद रखिए, दिस फ्रेज इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक, किसने कहा है? नायपॉल ने। किस लिए कहा है? इंडियन वे ऑफ थिंकिंग के लिए कहा है, बिकॉज इंडियन वे ऑफ थिंकिंग डिस्टिंग्विश नहीं करती, कोई अंतर नहीं कर पाती किसके बीच में, बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड इनर फ्रॉम एक्सटीरियर। मतलब जो हमारे अंदर थिंकिंग है वही एक्सटीरियर थिंकिंग है। We think from inward, we see the world outside from within us. Our sage, our yogis, our rishis, our philosophers looks inward to watch the world exterior. बाहर का जो संसार है, बाहर की जो चीजें हैं
उसे देखने के लिए जो हमारे सीजर्स हैं, जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, वो अपने अंदर देखते हैं। बट जो वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग है, वो क्या करते हैं, आउटवर्ड को आउटवर्ड देखते हैं, इनवर्ड को इनवर्ड देखते हैं। उनके लिए दोनों चीजें सेपरेट हैं, सेल्फ सेपरेट है, नॉन सेल्फ सेपरेट, सेल्फ एंड अदर। बट हमारे लिए सेल्फ और अदर एक है, हमारे लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर सिमिलर है। और इसी चीज को नायपॉल क्या कहते हैं, दैट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन। क्लियर है? क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है इनसे, दैट इज एन इंडियन इंग्लिश पोएट once remarked that his discipline and education gave his outer, whereas his Indian origin gave him inner form। ठीक है, एजुकेशन इनकी कहाँ थी, फॉरेन की थी, और वो आउटर शेप देता है, एंड यहाँ की जो ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है, वो इनर शेप देती है। कहाँ रिफ्लेक्ट किया किसने, रिफ्लेक्टिंग अ पार्ट ऑफ हिज क्लेम एज अ फेमस essay he called is there an Indian way of thinking by A.K. Ramanujan। Clear? So next writer here is Arundhati Rai, who was born in 24th November 1961। ठीक है, very famous novelist in India and Indian author, best known for his novel God of Small Things, which was published in 1997। She won Man Booker Prize for fiction in 1997 for his novel The God of Small Things, and she is also a political activist involved in human rights। ठीक है, ह्यूमन राइट्स में इन्वॉल्व है, एनवायरमेंट क्राइसिस से रिलेटेड एक्टिविस्ट है, एंड शी वाज बोर्न इन शिलोंग, ठीक है, मेघालय इन इंडिया, एंड हिज फादर वाज मदर वाज मेरी रॉय, हु वाज मलयाली सीरियन क्रिश्चियन वुमेन, वुमेन राइट एक्टिविस्ट, ठीक है, फ्रॉम केरला। इनकी मदर केरला से थी, और इनके फादर जो थे वो बंगाली हिंदू थे, मदर जो है केरला से क्रिश्चियन थी। ठीक है, और उनकी बेटी ये पैदा हुई, एंड हिज फादर राजीव राय वाज अ टी प्लांटेशन ओनर नॉट ओनर, मैनेजर इन कलकत्ता। ठीक है, और ये खुद भी एक्टिविस्ट हुई, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड राइट्स। ओके, तो उन्होंने तमाम एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज पर लिखा, और नॉवेल्स बहुत फेमस हुई, जिनमें से गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को क्या मिला, मैन बुकर प्राइज। क्लियर? यहाँ जो हम लोगों को इनका वर्क पढ़ना है, वो एक वर्क हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उससे पहले ये लिस्ट है, लिस्ट इनके नॉन फिक्शन वर्क्स की, ठीक ना। इसमें करीब 11 वर्क्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। दैट इज फर्स्ट इज एंड ऑफ इमेजिनेशन 1998, कॉस्ट ऑफ लिविंग 1999, एंड द ग्रेटर कॉमन गुड 1999, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, most important work, it was published in 2002। ये most important है, ये non fiction। and power politics, this is post colonial work, and war talk 2003, and ordinary person's guide to empire 2004, and public power in the age of empire, and broken republic, so ये चीज थे। and thereafter number 10 is walking with comrades, and next one is Kashmir, the case for freedom 2011 का वर्क। क्लियर? तो इनका वर्क है अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, पब्लिक का पब्लिश हुआ 2001 में, एंड इट इज एन एसे कलेक्शन, and the book discusses several perspective of global and local concerns। मतलब बहुत सारे इसमें जो एसेज हैं वो किन किन चीजों से रिलेटेड हैं, not only Indian issues but global issues and local, that is Indian issues
ओके एंड और उन इश्यूज में सबसे जो बड़ा ग्लोबल इशू है वो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, ठीक है। इन सारे इश्यूज पर इन्होंने एसेस लिखे और जो एसेस यहाँ पर कलेक्ट किए गए उन एसेस की लिस्ट यहाँ पर है। फर्स्ट वन इज द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द ग्रेटर कॉमन गुड, पावर पॉलिटिक्स एंड the ladies have things so, and algebra of infinite justice, war is peace, democracy, who see when sees at home, and eighth one is war talk summer games with nuclear bombs, ठीक है। ये मेजर एसेज हैं जो इस कलेक्शन में अपियर होते हैं और इसका जो टाइटल दिया गया कलेक्शन का वो इस अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस एसे से रिलेटेड है। क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कि कौन सा बुक ऑथर पेयर मैच करता है, तो सिंपल सा है अरुंधति राय, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। नेक्स्ट जो राइटर है जवाहरलाल नेहरू, इनकी लाइफ के विषय हम लोग बहुत डिस्कस नहीं करना है, ना तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा भी नहीं कि आप इन्हें नहीं जानते हैं। He was the first Prime Minister of India and I think you know well about him and his life. So here I have given 4 works, that is The Discovery of India, his most famous work, and his Claims of World History, Toward Freedom, this is his autobiography, ठीक है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, Toward Freedom, ठीक है, his autobiography. And last one is letter from a father to his daughter, ये उन लेटर्स का कलेक्शन है जो लेटर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को लिखे थे उस टाइम जब इंदिरा गांधी देहरादून में पढ़ाई कर रही थी, दून स्कूल में, ठीक है। तो दून स्कूल में पढ़ाई के दौरान जो भी लेटर्स अबाउट आई थिंक 31 लेटर्स, ठीक है, उन 31 लेटर्स को जो जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को लिखे थे इन हर चाइल्डहुड, उन सारे लेटर्स का जो कलेक्शन है उसको कहते हैं लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। एंड जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जिनमें जो पंडित जी हैं वो इंडिया की जो एंशिएंट हेरिटेज है, जो इंडिया का कल्चर है, जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, इन सारे विषय में वो बातें करते हैं। वेदास बातें करते हैं, हिंदू रिलीजन की बातें करते हैं, गंगा की बात करते हैं और हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनकी बात करते हैं, जो इंडिया की वैरायटी है, ठीक है, और जो वैरायटी में यूनिटी है, ये सारी बातें ही डिस्कसेस इन हिज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एंड ग्लिम्स ऑफ वर्ड ये एक हिस्ट्री वर्क है, एंड टुवर्ड फ्रीडम ये उनका ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने इंडिया से रिलेट करके लिखी। क्वेश्चन यहाँ पर है इन 1941 जॉन डे कंपनी, ठीक है, जॉन डे कंपनी एक पब्लिशिंग कंपनी है, कहाँ, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क, पब्लिश्ड जवाहरलाल नेहरूज ऑटोबायोग्राफी अंडर द टाइटल टुवर्ड फ्रीडम, ठीक है। ईयर क्या है इसका, 1941, ठीक है। Next writer and very important writer is Om Prakash Valmiki. He is a famous Dalit writer, born in 1950, ठीक है, and died in 2003. Sorry, 2013. And he was Indian writer, poet, and especially well known for his autobiography Joothan, 1997. अब मेरा स्पेशल रिकमेंडेशन है ये जूठन, आपके एग्जाम में तो आई थिंक इतना ही पूछा जा सकता है इसका पब्लिकेशन ईयर, जूठन का राइटर कौन है, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी किस टाइटल से पब्लिश हुई, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो यही 3 क्वेश्चन कि जूठन किसकी रचना है, और या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल क्या है, और पब्लिकेशन ईयर क्या है।
ठीक है। लेकिन मेरा स्पेशल रिकमेंडेशन आपको है कि जूठन आप लोग पढ़िए जरूर, बहुत ही फैंटास्टिक ऑटोबायोग्राफी, 2 पार्ट्स में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो आपको पसंद आए एक बार इसे जरूर पढ़ें। अभी तक की ऑटोबायोग्राफीज जो मैंने पढ़ी हैं उनमें से सबसे फैंटास्टिक ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए स्पेशल रिकमेंडेशन है कि इसे जरूर पढ़िए, अभी पढ़ें या एग्जाम के बाद पढ़ें, लेकिन पढ़ना ना भूलें। ठीक है। कंसीडर्ड माइलस्टोन इन दलित लिटरेचर, और इसका ये जो जूठन है ये दलित लिटरेचर में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। एंड ही वाज बोर्न इन अ विलेज ऑफ बारला इन द मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पैदा हुए थे। एंड ही कम्स फ्रॉम वाल्मीकि समुदाय एंड हु कंसीडर वेरी इंफीरियर एंड सो कॉल्ड अछूत, अनटचेबल। ठीक है। और इसमें वो अपने बचपन से लेकर के आगे तक की पूरी कहानी लिखी है, फर्स्ट हैंड डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि कैसे कैसे वो डिस्क्रिमिनेशंस और अनटचेबिलिटी उनको फेस करनी पड़ी। वो बहुत फैंटास्टिक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। और इनके अदर पब्लिश वर्क में अगर देखें तो 3 पोएट्री कलेक्शन है। ठीक है। सदियों का संताप, ठीक है, 1989 में पब्लिश हुआ। एंड बस बहुत हो चुका 1997, एंड अब और नहीं 2009। ये 3 पोएट्री कलेक्शन है इनके। एंड पोएट्री कलेक्शन के बाद उन्होंने 2 जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखे। पहला था 2000 में पब्लिश हुआ सलाम, और दूसरा जो है सेकेंड वन इज Gaspati, that is published in 2004। एंड इसके अलावा इन्होंने जो लिखा दैट इज दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, दलित लिटरेचर से रिलेटेड है इन 2001। एंड अ हिस्ट्री ऑफ वाल्मीकि कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी का जो हिस्ट्री लिखा उन्होंने पब्लिश हुआ सफाई देव 2009। ठीक है। सफाई देवता क्या है? वाल्मीकि कम्युनिटी, वाल्मीकि समुदाय जो है उसकी एक हिस्ट्री है। इसके अलावा एक प्ले है इनका दो चेहरा। दो चेहरा ये एक प्ले है। सफाई देवता इनकी वाल्मीकि कम्युनिटी हिस्ट्री है। ठीक है। और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इन्होंने लिखा 2001 में पब्लिश हुआ। 2 स्टोरी कलेक्शंस सलाम और गुस्पति। ठीक है। और इसके अलावा 3 पोएट्री कलेक्शन सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। ठीक है। ये 3 पोएट्री कलेक्शन और एक ऑटोबायोग्राफी जिसके लिए इन्हें प्रॉपरली जाना जाता है वो है जूठन 1997। इतना ही पढ़ना है इनके विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? वही जूठन से क्वेश्चन आया है। जूठन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि इज एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। कभी इसका पब्लिकेशन ईयर पूछ सकता है, कभी जूठन देकर के ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है नीरज चौधरी। ठीक है। नीरज चौधरी, पूरा नाम नीरज सी चौधरी, born in 1897 and died in 1999। ठीक है। 1897 में बर्थ हुआ था, 1999 में डेथ हुई। और ये जो है इंडियन इंग्लिश के बहुत ही वेल नोन राइटर हैं। एंड इन्होंने बहुत सारी वर्क्स लिखे किन किन लैंग्वेजेस में? इन इंग्लिश एंड बंगाली। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि दिस राइटर रिलेटेड टू विच लैंग्वेज। जैसे बादल सरकार के विषय में क्वेश्चन पूछा गया था, मींस कि वो मिक्स क्वेश्चन था। बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर। ठीक है। इनको मिला करके मैचिंग के लिए आया था कि किस लैंग्वेज से ये रिलेट करते हैं। ठीक है। बादल सरकार बंगाली, विजय तेंदुलकर मराठी, एंड गिरीश कर्नाड कन्नड़।
तो इसी तरह से ऐसा इनके नाम के साथ भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया। किन दो लैंग्वेजेस में लिखा है इन्होंने, दैट इज इंग्लिश एंड बंगाली, ठीक है। और इनका जो वेल नोन वर्क है वो है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, पब्लिश का हुआ 1951 का पब्लिकेशन है। और ये इनकी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी एंड अननोन इंडियन, ये इनकी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा दैट इज अ पैसेज टू इंग्लैंड 1959 एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ क्राइसिस 1965, the intellectual in India 1967, and fifth is to live or not to live, that is 1971. तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ठीक है, पब्लिकेशन 1951। ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीरज चौधरी, रिटन व्हेन ही वाज अराउंड 50, ठीक है, जब इनकी एज 50 की थी लगभग उस समय उन्होंने लिखा था। एंड इट रिगार्ड्स हिज लाइफ फ्रॉम हिज बर्थ इन 1897 इन किशोरगंज, अ स्मॉल टाउन इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश। जो इनकी रियल बर्थ है, ओरिजिनल बर्थ है, वो आज बांग्लादेश में पड़ता है। कब पैदा हुए थे? 1897 में। द बुक रिलेट्स हिज मेंटल and intellectual development. So, the book relates his mental and intellectual development. पहली बात क्या है, इनका जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंड हिज लाइफ एंड ग्रोथ इन कलकत्ता, और कलकत्ता में जो इनका बचपन है वो कैसे कैसे ग्रो करता है, एंड हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेनिसिंग लैंडमार्क्स, द कनेक्शन ऑफ this is dual changing India situation and historical forces that was making exit of British from India and imminent affair, ठीक है। तो इन्होंने अपने बारे में लिखा ही, साथ में उन सारी कंडीशंस के विषय में लिखा, उस चेंजिंग इंडिया के बारे में लिखा, that makes that forces Britishers to quit India, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने पर मजबूर किया, उन सारी कंडीशन, सिचुएशन और उस बदलते हुए भारत के, ठीक है। एंड दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स, 4 बुक में ये वर्क जो है डिवाइडेड है 4 पार्ट में, एंड ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ प्रीफेस, ठीक है। सब में क्या है? प्रीफेस है एंड 4 चैप्टर्स, ठीक है। मींस कि 4 पार्ट में है और हर एक पार्ट में एक प्रीफेस और 4 चैप्टर है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट बुक है उसका जो टाइटल है दैट इज अर्ली एनवायरमेंट, एंड इसमें जो 4 चैप्टर्स हैं वो है माय बर्थ प्लेस, माय एंसेस्ट्रल प्लेस, एंड माय मदर्स प्लेस एंड इंग्लैंड। ये फर्स्ट बुक का 4 पार्ट है। इसके आगे इन्होंने और चीजें डिटेल में की हैं, कैसे इंडिया बदला और कैसे जो है ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन इज दैट नीरज चौधरीज ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन concludes with an essay on the course of Indian history, but in the penultimate chapter, Chaudhary concludes the account of even his life. How does this narrative end? ये नैरेटिव एंड कैसे होता है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका एंड कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर 2, चौधरी ऑब्टेन्स अ जॉब इन द मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट and gives it up because he finds it soul destroying, ठीक है। जो इसकी एंडिंग होती है, एंडिंग क्या है, ये मिलिट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, मिलिट्री वाज दैट इज ब्रिटिश मिलिट्री इन इंडिया, ठीक है, वहां पर वो नौकरी पाते हैं और उस नौकरी को छोड़ देते हैं बिकॉज क्योंकि उनको लगता है कि वो ब्रिटिशर्स की जॉब करना दैट इज
सोल डिस्ट्रॉइंग, अपनी आत्मा को बेचने जैसा है, अपनी आत्मा को बर्बाद करने जैसा है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड वेरी फेमस राइटर एंड वेरी फेमस पर्सनालिटी एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, दैट इज महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता, you know him well. And as you know, his birth year is 1869 and died in 1948. एंड जो यहाँ पर हम लोगों के काम का वर्क है इनका, बहुत कुछ आप इनके विषय में जानते हैं। दैट इज इनके काम का जो वर्क है, दैट इज द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ठीक है। ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, हिंदी में इसे ट्रांसलेट किया गया अंडर टाइटल मेरे सत्य के प्रयोग, ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया माय स्टोरी, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद, ठीक है। और बहुत ही फैंटास्टिक वर्क है। जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि ये कितने टाइम पीरियड को कवर करती है, तो इट कवर्स हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू 1921, ठीक है। बचपन से 1921 तक का जो टाइम पीरियड है महात्मा गांधी की लाइफ का, वो इस वर्क में कवर किया गया है, ठीक है। और इसका जो एक्चुअल पब्लिकेशन है, वो एक्चुअली ये ऑटोबायोग्राफी के रूप में नहीं लिखा गया था, बट इट वाज रिटन एंड वीकली इंस्टॉलमेंट एंड पब्लिश्ड इन द जर्नल नवजीवन, ठीक है। गांधी जी का जो नवजीवन प्रकाशित होता था कब, इन 1925 टू 1929, 4 सालों में जो इनका नवजीवन प्रकाशित हुआ, उस 4 साल के दौरान वीकली में इंस्टॉलमेंट्स में ये लिखा करते थे, उसमें गुजराती, ठीक है। एंड इट्स ट्रांसलेशन आल्सो अपीयर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, ट्रांसलेशन भी किसमें आया, इंस्टॉलमेंट्स में आया, कहां पर, उन्हीं के दूसरे जर्नल यंग इंडिया में, ठीक है। उन्हीं का दूसरा जर्नल यंग इंडिया, जिसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका पब्लिश हुआ, और नवजीवन में ओरिजिनली गुजराती में पब्लिश हुआ था, दैट इज फ्रॉम 1925 टू 29। तो ये जो है इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश हुआ था, बाद में इसे एक बुक का कलेक्शन दे दिया गया। एंड इन क्वेश्चन इज दैट इन द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, एमके गांधी covers the narrative of his life from early childhood through to 1921। अभी हम लोगों ने इस पॉइंट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट राइटर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग पोएट्री और ड्रामा में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग उनका एक वर्क डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलीजन ऑफ मैन, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1931, ठीक है। इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ लेक्चर्स, इनके कुछ लेक्चर्स हैं जिसका कंपाइलेशन है, जिसको कहते हैं रिलीजन ऑफ मैन। एंड इट वाज एडिटेड बाय हिम एंड ड्रॉन लार्जली फ्रॉम हिज हेबर्ट लेक्चर्स गिवन एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन May 1930। 1903 के मई मंथ में जो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए थे, जिनको हिबर्ट लेक्चर्स कहा जाता है, उन्हीं पर बेस्ड है, और उसी का जो है एडिटेड वर्जन पब्लिश किया गया, जिसको रिलीजन ऑफ मैन कहते हैं, 1931 में पब्लिश हुआ। और इसका जो इसको जो एडिट किया खुद टैगोर ने किया था। एंड टैगोर डिटेल्स विद लार्जली यूनिवर्सल थीम्स ऑफ गॉड, divine experience, illumination and spirituality, and a brief conversation between him and Albert Einstein, ठीक है। किसका किसका ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन टैगोर्स रिलीजन ऑफ मैन देयर इज अ कन्वर्सेशन या देयर इज अ ब्रीफ कन्वर्सेशन बिटवीन अल्बर्ट आइंस्टीन एंड आर एन टैगोर, ठीक है। आर एन टैगोर और अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच का एक कन्वर्सेशन यहाँ पर छोटा सा है, और इसको एज अपेंडिक्स इंक्लूड किया गया है, और उसका टाइटल है नोट ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। कैसे इंक्लूड किया गया है, एज अपेंडिक्स। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन क्या आया है यहाँ से, द बुक रिलीजन ऑफ मैन इज रिटन बाय आर एन
Tagore. Next is Nassim Ezekiel, and he is basically a poet, but he has written some non-fiction works. And here we are discussing his few non-fiction, especially Naipaul's India and Mine, 1984. And we'll discuss Nassim Ezekiel as poet in poetry section. So, Naipaul's India and Mine, that was published in 1984. Nassim Ezekiel wrote this essay in 1984 as a reply to Naipaul's An Era of Darkness. एक चीज ध्यान रखिएगा, एरा ऑफ डार्कनेस जो है वो दो लोगों ने लिखा है. दैट इज नाइपॉल का एक जो है ट्रेवलॉग कह सकते हैं आप, वीएस नाइपॉल का जो 1964 में है. दूसरा जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखा है शशि थरूर ने, जो कि इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, ब्रिटिश काल की जो हिस्ट्री है इंडिया की वो उन्होंने लिखा हुआ है. तो ये बात ध्यान रखिए, कभी इस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि एरिया ऑफ डार्कनेस किसका है. थोड़ा सा अंतर है, वो एरा ऑफ डार्कनेस है, ये एरिया ऑफ डार्कनेस है, ठीक है, बस इतना सा अंतर है. तो कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, वो एरा है ये एरिया है. एंड तो जो वीएस नाइपॉल ने वर्क लिखा क्या, एन एरिया ऑफ डार्कनेस. तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है कब लिखा, 1964 में. एक्चुअली वीएस नाइपॉल इंडिया की विजिट पर आए थे in 1964, and after seeing India he wrote this work, and in the response of this work Nassim Ezekiel wrote and replied Naipaul that Naipaul's India and Mine, means he has different view from Naipaul's for India. Okay, it is a travelogue detailing Naipaul's trip थ्रू इंडिया. ये इट किसके लिए है, इट डिस्क्राइब्स दिस वर्क एन एरिया ऑफ डार्कनेस. ठीक है, अब हम लोग एरिया ऑफ डार्कनेस के विषय में बात कर रहे हैं कि इस वर्क में क्या था जिसको उन्होंने रिप्लाई किया नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन में. ठीक है, ये किसका है, ट्रेवलॉग की डिटेलिंग है. कब, जो उन्होंने एक ट्रिप में जो है अर्लियर 60s में 61, 62, 63 में उन्होंने विजिट की थी इंडिया में, उसकी डिटेल है. एंड इट वाज फर्स्ट ऑफ Naipaul's acclaimed Indian trilogy, which includes India, Wounded Civilization, and India a Million Minutes Now. मीन्स 3 वर्क की एक ट्रिलॉजी इन्होंने लिखी. जो इंडिया विजिट की उसमें कौन कौन से वर्क आते हैं, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, और तीसरा कौन सा है, इंडिया A Million Minutes Now. ठीक है, तो इसी ट्रिलॉजी का जो पार्ट है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, उसी से रिलेटेड ये वर्क, इसी वर्क के रिस्पांस में नसीम इज़ेकिल ने ये इसे लिखा था. ठीक है, और यहाँ इस वर्क में जो नरेशन है इज एंसेस्ट्रल, सॉरी एनेक्डोटल नरेशन है और डिस्क्रिप्टिव है. एंड द बुक वाज इमीडिएटली बैन्ड इन इंडिया. और ये जो एन एरिया ऑफ डार्कनेस है ये इंडिया में बैन है, इसलिए फॉर नेगेटिव पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल. इसमें जो इंडिया और इसके पीपल का जो पोर्ट्रेयल है वो नेगेटिव है, और उसी को काउंटर करते हैं नसीम इज़ेकिल इन हिज एसे नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट द एसे Naipaul's India and Mine? Simple is Nassim Ezekiel. Clear? Next writer is MC Chegla. Complete name is Muhammad Ali Karim Chegla. Muhammad Ali Karim Chegla. Born in 1990s on 30th September and died in 1981 on 9th February. So he was an Indian journalist, diplomat and cabinet minister. ध्यान रखिएगा ये मंत्री जी भी थे.
ठीक है। और इन्होंने एज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को भी सर्व किया। कब से कब तक? 1947 से 1958 तक ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसके लिए इन्हें लिटरेचर में जाना जाता है। ऑटोबायोग्राफी क्या है? रोजेस इन दिसंबर। ठीक है, कंप्लीट टाइटल रोजेस इन दिसंबर एंड ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन में केवल इतना ही लिखा गया था, रोजेस इन दिसंबर। ठीक है, तो इतना भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट्स लाइफ ऑफ एमसी चेगला इन द मिडस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स and it was originally published in 1973। क्लियर? इसी एक अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए नहीं जाना जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। द टाइटल ऑफ एमसी चेगलास ऑटोबायोग्राफी इज रोजेस इन दिसंबर एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, 1973। सेशन जो है अबाउट टू एंड, और सेशन खत्म होते ही आप फिर से तुरंत ज्वाइन करेंगे। ठीक ना? So next is दीपेश चक्रवर्ती। दीपेश, so next writer जो है that is दीपेश चक्रवर्ती। ठीक है, दीपेश चक्रवर्ती was born in 1948 in कोलकाता, इंडिया। ठीक है, and is basic a historian। ठीक है, but he is also related to post colonial theory and subaltern studies। किन दो चीजों से रिलेटेड है? पोस्ट कॉलोनियल थियरीज एंड सबाल्टर्न स्टडीज। ठीक है, ये अभी पोस्ट कॉलोनियल तो एक पुरानी चीज हो गई, लेकिन सबाल्टर्न जो है अभी ट्रेंड में है। ठीक है, एंड गायत्री चक्रवर्ती इज वन ऑफ prominent writers of subaltern studies, and Dipesh Chakraborty is a professor in history at the University of Chicago। तो शिकागो यूनिवर्सिटी में ये हिस्ट्री के प्रोफेसर, एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टिव। ठीक है, ये सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टिव है जिसके ये मेंबर थे। ठीक है, एंड ही वाज रिसेंटली मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द intersections between history and post-colonial theory, and the work was Provincializing Empire, simply known as PE, Provincializing Europe। क्वेश्चन यहीं से था, कौन इनमें से इसका राइटर है? एक्चुअली प्रोविंशलाइजिंग यूरोप किसी एक सिंगल राइटर का वर्क नहीं है, इसमें दो तीन कंट्रीब्यूटर्स हैं, और जो मेन है उनमें से एक दीपेश चक्रवर्ती। ठीक है, एंड ही इज फ्रॉम इंडिया, which continues and revises his earlier historical work on working class history in Bengal and rethinking writing class history। ठीक है, जो कंटिन्यूएशन है इनका। ठीक है, तो इनका जो वर्क है, पूरा टाइटल जो इसका है, प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप, पोस्ट कॉलोनियल थॉट्स एंड हिस्टोरिकल डिफरेंस। ये कब पब्लिश हुआ? इन द ईयर 2000। केवल टाइटल आपको ध्यान रखना है, राइटर दीपेश चक्रवर्ती। क्लियर? एंड क्वेश्चन यहाँ पर है जो इनसे पूछा गया था, दैट इज प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप इज अ कॉन्सेप्ट propounded by, the concept of provincializing Europe was propounded by Dipesh Chakraborty। And next and very important writer Salman Rushdie, born in 1947 on 19th June। ठीक है, and a British Indian novelist and essayist whose works combining magical realism, इनको किस लिए स्पेशली जाना जाता है? For the use of magical realism in his novels, in his historical fictions, especially Midnight Children। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन में मैजिकल रियलिज्म का खूब अच्छा यूज किया गया है। आप नॉवेल पढ़ें या फिर इस पर एक जो है बहुत ही फैंटास्टिक फिल्म बनी है, उसे भी आप देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छी नॉवेल है।
ठीक है। इज प्राइमरली कंसर्न विद, मुझे एक्चुअली से सच बताऊं, नॉवेल पढ़ने में तो उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट फिल्म में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नॉवेल से अच्छी फिल्म बनी। तो इज प्राइमरली कंसर्न विद the many connections, disruptions, and migration between Eastern and Western civilizations, with much of his fiction being set on the Indian subcontinent. और उनके जो मोस्ट ऑफ फिक्शंस हैं वो कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ पर सेट है, उनकी सारी की सारी सेटिंग जो है वो इंडिया में है। ठीक है, सैटेनिक वर्सेस के लिए इनका बड़ा छीछा लेदर हुआ था। और इनके जो नॉन फिक्शन वर्क्स हैं उनमें एक मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूँ, दैट इज द जगुआर स्माइल and In Good Faith, and most important work, that is Imaginary Homelands. It is an essay and criticism, 1981. ठीक है, Imaginary Homelands, essays and criticism, 1981 to 1991. पब्लिश कब हुआ था? 1992 में पब्लिश हुआ था। एंड दूसरा जो है स्टेप अक्रॉस, द ईस्ट इज ब्लू, A Fine Pickle, and In the South, and Joseph and ये मेमायर। ठीक है, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है विशेष रूप से, वो है इमेजिनरी होमलैंड्स। ठीक है, एसे और क्रिटिसिज्म है। तो इनका क्वेश्चन जरा देखिए, सलमान रुश्दीज इमेजिनरी होमलैंड्स इज। ठीक है, ये क्या है? ऑप्शन है आपके पास 4। ठीक है, दैट इज essay that propounds anti-essentialist view of place। ठीक है, ऑप्शन बी। So here ends your unit 4, that is non-fiction fully। मतलब जितना एक बार important चीजें थी, ऐसा नहीं कह सकते कि I have taught you 100% thing and left nothing। ठीक है, I have taught you almost things which is necessary, which is important from my viewpoint for your examination। ठीक है, so after completing, if we'll have time, we'll revise them and add something new, but for this time being, I am finishing this unit 4, that is non-fictional prose। But here are some mixed questions that we have to discuss before moving to next unit। Okay, so कुछ जो questions हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद ये यूनिट हम लोग पूरी तरह से खत्म करेंगे और नई यूनिट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, देखिए कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी जर्नल्स क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, 4-5 जर्नल्स के नाम हैं जो आपको कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकली जो है आप इसे सेट करिए। लेकिन एक आंसर मैं यहाँ दे रहा हूँ, आंसर दैट इज डी। ठीक है, और क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ये आंसर सही है, बट यूजीसी ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग मान करके इसका जनरल मार्किंग किया था। ये बात भी आप याद रखिए, मैं इस कॉज को भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को गलत क्यों माना था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीधे विकल्प पे चलते हैं जो सही है। ठीक है, टेटलर, इसका पब्लिकेशन ईयर क्या है? 1709। लंदन मैगजीन, पब्लिकेशन इज 1732। क्वार्टरली रिव्यू, पब्लिकेशन इज 1809। ब्लैकवुड्स मैगजीन 1817 एंड सैटरडे रिव्यू, इट वाज पब्लिश्ड इन 1921 एंड 24। ठीक है, जो प्रॉपर फाउंडेशन है वो 1924 माना जाता है, जबकि इसका जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था, सबसे पहला एडिशन, वो 1920 में आया था। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर रॉन्ग क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो सही है, ऑप्शन का भी और हमारे उत्तर का भी। देखिए इसमें बिल्कुल सही है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? वो यहाँ पर देखिए, दैट इज लिटरेरी जर्नल्स।
ठीक है। बाकी की तो सारी लिटरेरी जर्नल्स हैं, बट ये लिटरेरी जर्नल नहीं है, ये मेंस के फैशन से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को रॉन्ग माना गया। क्लियर? बाकी क्रोनोलॉजिकली आपके ऑप्शंस सही है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि सैटरडे रिव्यू एक लिटरेरी जर्नल नहीं, बस इतनी सी बात याद रखिए, बाकी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following prose writers do not belong to romantic period? अब रोमांटिक पीरियड पीकॉक भी है, हैजलिट भी है, डिक्वेंसी है, और कौन नहीं है? एडवर्ड गिबन नहीं है। ये रोमांटिक पीरियड से पहले के हैं। एडवर्ड गिबन 18th सेंचुरी का राइटर है, ठीक है। और जबकि रोमांटिक पीरियड कब का है? अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक। तो आपको आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन डी, एडवर्ड गिबन। नेक्स्ट इज religious controversies in England, particularly during 15th century, led to the promotion of English prose, ठीक है। उस टाइम में जो रिलीजियस कंट्रोवर्सीज थी वो किस में थी? वो इंग्लिश प्रोज में थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लिस्टेड बिलो आर सम इंग्लिश जर्नल्स widely read by professionals: Screen, Critical, Quarterly, Review of English, and Washafiri. One of the above, founded by C.V. Cox and now being edited by Colin McCare, carries not only critical and scholarly essays in English studies, but reviews film, culture, language, and contemporary political issues. Identify the journal. The journal is Critical Quarter. ठीक है, ये जो यहाँ पर लिस्ट में आपका दूसरा है, दैट इज क्रिटिकल क्वार्टरली। ये फाउंड किसने किया? सीबी कॉक्स ने। और अभी जो इसका एडिटर है वो है कोलिन मैककैब, और ये लिटरेरी आर्टिकल्स लिखता है, क्रिटिकल एंड स्कॉलरली एसेज आते हैं, फिल्म रिव्यूज आती हैं, कल्चरल लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो वर्क कौन सा है? दैट इज जर्नल कौन सा है? क्रिटिकल क्वार्टरली। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। चलिए, राइटर है और उनके कुछ वर्क्स हैं। तो फर्स्ट राइटर यहाँ जो है वो है जॉन रस्किन, और जो है जॉन रस्किन का जो फेमस वर्क है, एज यू नो, दैट इज अनटू द लास्ट, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज हेनरी मेह्यू। हेनरी मेहू का जो वर्क है वो है लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर। देन चार्ल्स लाइल का जो वर्क है वो है दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। एंड जी फ्रेजर का जो वर्क है वो है द गोल्डन बाथ। अच्छा, आप एक यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट बात बताएं कि जैसे ये पॉसिबल है कि ये दो राइटर बहुत कम लोगों ने सुने होंगे, और ये दो वर्क जो है बहुत कम लोगों को नोन होते, ठीक है। तो तब भी आप यहाँ आसानी से ये चीज पता कर सकते थे। जैसे देखिए, आपको ये भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, जॉन रस्किन का वर्क अनटू द लास्ट, और जी फ्रेजर का भी वर्क पढ़ा था। इसकी एक प्रॉब्लम भी पढ़ी थी, जो क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम थी कि जी फ्रेजर का वर्क है द गोल्डन बाग, उसको जीएस फ्रेजर के नाम से क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता है, ठीक है। मतलब जरा मैं इसको इरेज करूं, जरा सा देखिए, ठीक है। ये पॉसिबल है कि आपको ये दो राइटर और दो वर्क के विषय में ना पता, ठीक है। हम लोगों ने भी बहुत डिस्कशन नहीं किया किसका, ये दो राइटर्स, ठीक है। लेकिन अगर ये दो नहीं पता है तो आपको इतना तो पता है दैट जॉन रस्किन का है कौन सा, अनटू द लास्ट है, और जी फ्रेजर का हम लोगों ने डिस्कस किया
गोल्डन। अब इसी दो को ऑप्शन में मिला लीजिए, पहले को हमने मिलाया तीसरा, तो तीसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। अच्छा, अब दूसरा कहाँ है, नंबर 4 को हम लोगों ने मिलाया सेकंड से। अब नंबर 4 में देखिए सेकंड कहाँ है, केवल यहाँ पर है, मतलब जो आपका आंसर हुआ डी हो गया। नहीं चारों पता है, तब आप बिना कुछ सोचे समझे आप आसानी से जो है इसे मार्किंग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। तो आप इसमें देखें, लेवियाथन जो है थॉमस हॉब्स का है, इसका जो पब्लिकेशन ईयर है 1651 है, ये लिखा है। एंड सेकेंड वर्क जो है लॉ ऑफ द लॉज ऑफ एक्लेसिस्टिकल पॉलिसी, ये जो है रिचर्ड हुकर का वर्क है 1597। और इसके बाद है मॉर्टी डी आर्थर, ये सबसे पहले है 1485 का वर्क है, टॉमस मेलरी का है, ठीक है। और यूटोपिया टॉमस मूर का वर्क है, इसका जो लैटिन पब्लिकेशन है वो है 1516 एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन है 1551। तो इनमें से दोनों डेट ली जाए तो आप ये इजीली जो है पता कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें भी ऐसा हो सकता है दैट इज कि इसका पब्लिकेशन ईयर आपको ना याद हो, लेकिन एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि टॉमस मूर का वर्क है और अर्लीस्ट वर्क में काउंट होता है, अर्लीस्ट पब्लिश वर्क में काउंट होता है, तो ये सबसे पहले आएगा। तो जरा देखिए, तो 3 ऑप्शन आपको मिल गए, एक कैंसिल हुआ। अब इसके बाद आपको ये पता लगभग है कि यूटोपिया उसके बाद का है, मूर के कंटेम्परेरी लगभग थे, कौन, यूटोपिया 1561। तो दूसरे पे कौन आ गया, अब जरा 3 के बाद देखो 4, तो एक ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, बचे तो सी और बी, ठीक है। अब तीसरा आपने अंदाजा कौन सा लगाया, दैट इज ये। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये दोनों, तो ये इस पे आ गया, देयर आफ्टर दिस वन, तो आपका आंसर सी। नेक्स्ट इज Hippolyte Taine published his 4-volume history of English literature in 1864, ठीक है, 1864, based on following categories except one, ठीक है। तो जो कैटेगरी वो नहीं फॉलो करते वो है साइकोलॉजी, उसमें साइकोलॉजी रिलेटेड नहीं है, क्या क्या, रेस है, हिस्टोरिकल मोमेंट है और वैल्यू है, ठीक है। ये कौन है, हिप्पोलिट ट्रेन। हिप्पोलिट ट्रेन जो है एक फ्रेंच क्रिटिक हैं और हिस्टोरियन हैं। ही वाज द चीफ थ्योरेटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच नेचुरलिज्म एंड मेजर प्रोपोनेट ऑफ सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म, ठीक है, ये भी एक मूवमेंट था, ठीक है, उसके प्रोपोनेट थे। एंड वन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के फर्स्ट और अर्लीस्ट प्रैक्टिशनर्स में से एक है। नेक्स्ट इज दैट इज व्हाट इज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ a loose celli of mind, ठीक है, an irregular indigested piece। तो ये ऐसे की डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन दी थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। सैमुअल जॉनसन ने ऐसे की डेफिनेशन क्या दी, a loose celli of the mind and an irregular indigested piece। इसमें भी ये जो फर्स्ट फ्रेज है पहला, a loose celli of mind, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर कई एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, इवन इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इतना तो जरूर याद रखें, आगे का याद रखें, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ऐसे है इसका भाई, ऐसे का जो है क्या है, डिस्क्रिप्शन है, ऐसे का डेफिनेशन है बाय सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट that creation was ordered, that every species exists in
hierarchy of status from god to lowest creature was prevalent in the Renaissance. In this historical continuum, man occupies the middle position between the animal kinds and the angels. This word view is known as a great chain of being. ठीक है, ये जो फिलोसफिकल ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है, जिसको प्लेटो और एरिस्टोटल ने जो है कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट टाइम, तो उस चेन में सबसे ऊपर कौन है? गॉड है, उसके बाद एंजल्स हैं एंड अदर सुपरनेचुरल क्रीचर्स हैं बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग, और उसके बाद ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग के बाद एनिमल क्रीचर्स। तो ह्यूमन बीइंग कहाँ पर है, पोजीशन कहाँ पाता है? इन बिटवीन, दैट इज ह्यूमन बीइंग के एक साइड में एनिमल्स और अदर क्रीचर्स हैं, लो क्रीचर्स हैं, और ऊपर कौन से? एंजल्स हैं और गॉड है। ठीक है, तो ये जो इसको क्या कहते हैं? ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। ठीक है, कहाँ पे आती है? पहले पहले द कॉन्सेप्ट डिवाइडेड डिराइव्ड फ्रॉम प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन हिज हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, और प्लॉटियंस एंड प्रोक्लियस। ठीक है, जो प्लेटो के फॉलोअर्स हैं और एरिस्टोटल के फॉलोअर्स हैं, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है और बाद में इसे मिडिल एजेस में डेवलप किया गया है, और बाद में इसको क्या कहा जाता है? अर्ली मॉडर्न न्यू प्लेटो। ठीक है, जो पूरा इसका जो है एक्सप्लेनेशन एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। एक्चुअली ये 2005 जुलाई के एग्जाम में एक क्वेश्चन था, कुछ 10 क्वेश्चंस की सीरीज थी 21 से 30 तक, जहां पर केवल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिए गए हैं। तो अलग अलग एरियाज के जहां क्वेश्चंस थे, वहां वहां हमने इस क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो यहाँ का क्वेश्चन आपके सामने है कि शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय मींस कि शेक्सपियरियन क्रिटिक्स का एक सीक्वेंस आपको यहाँ बनाना है, और उस सीक्वेंस में सबसे पहले एसी ब्रेडले आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं स्प्रेगन, एंड सेकंड थर्ड पोजीशन मिलती है टीएस इलियट, और लास्ट में आते हैं स्टेफन वी बेलेट। स्टेफन वी बेलेट को हम फिर से बता रहे हैं, पहले भी डिस्कस किया हम लोगों ने कि स्टेफन ग्रीन बेलेट इज आल्सो रिलेटेड कल्चरल स्टडीज, विल डिस्कस हिम देयर आल्सो। ठीक है, मार्क्सिस्ट क्रिटिक भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द ऑर्डर इन व्हिच दे अपीयर, यूज द कोड गिवन बिलो। नीचे कोड दिया गया है, आपको इनका एक सीक्वेंस सेट करना है। तो डिक्शनरी कब आई थी? 1755 में हम लोग पढ़ चुके हैं, 1755। और हिस्ट्री ऑफ रेसलस प्रिंस ऑफ एब्सिनिया, ठीक है, 1756, सारे के सारे डॉक्टर जॉनसन के वर्क्स हैं। एंड वैनिटी ऑफ ह्यूमन बिसेस वाज पब्लिश्ड इन 1749 एंड लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट 1779। अब आप सीक्वेंस आसानी से कर सकते हैं, दैट इज नंबर 1 2 3 4। ठीक है, मतलब क्या हुआ? 3 1 2 एंड 4। अब आप आंसर में खोज लें 3124 3124, ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैचिंग करना है टेक्स्ट टू द रिस्पेक्टिव थीम्स। सबसे पहले है मिल्टन्स एरियोपेजिटिका, तो आपको पता है किससे रिलेटेड है, कि जो है रिलेटेड है अनलाइसेंस प्रिंटिंग, तो आप मैच कर दिए नंबर 1। ठीक है, सेकंड है लेवियाथन, पॉलिटिकल थियरी से है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ये भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। एंड अलेक्जेंडर्स फीस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, पावर ऑफ म्यूजिक। एंड वे ऑफ द वर्ड विलियम कॉन्ग्रीव का है, फैशन, कोर्टशिप एंड सिलेक्शन। ठीक है, अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रामा में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन। देखिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन। क्लियर? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट इज 48 मैच द फॉलोइंग। इसमें अभी आपको मैचिंग करनी है जो है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो सेकेंड लिस्ट है ये है बायोग्राफर्स, ठीक है, और ये है बायोग्राफीज कि बायोग्राफीज किसने लिखी। एक्चुअली क्वेश्चन को एक तरीके से सिस्टमेटिकली माना जाए ना तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि भाई ये बताना चाहिए कि भाई क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, आप जरा देखो तो सिंपली पहले देख लो कि लाइव्स ऑफ जॉनसन, आप जानते हैं जेम्स बोसवेल उनका बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसने लिखा। और लाइव्स ऑफ पोएट किसने लिखी थी? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी। अब एक चीज हम लोगों ने पीटर एक्रायड के विषय में पढ़ा था कि पीटर एक्रायड ने कई सारी बायोग्राफीज लिखी थी, उनमें टीएस इलियट भी शामिल थे। तो बचे भैया जेम्स जॉयस और रिचर्ड एलमैन, ठीक ना, मिला लिए आप सुन देख लो यहाँ। ठीक है, कहाँ गया? 1 4 1 4 खोजो, 1 4, सेकेंड 1, थर्ड 2 एंड फोर्थ 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबेल लॉरिएट। तो क्वेश्चन में देखो जिस टाइम ये हुआ था शायद उस समय दोनों लोग नोबेल लॉरिएट नहीं थे, बाद में मिल गया। तो अभी ये जो क्वेश्चन है फिलहाल इसमें दो दो नोबेल लॉरिएट हैं, टोनी मॉरिसन को भी मिला है और सीमस हेनी को भी मिला है। ठीक है, तो दोनों नोबेल लॉरिएट है। नेक्स्ट है लिस्ट 1 लिस्ट 2, दोनों को मैच करना है। पहली लिस्ट में क्या है? गुड सेंस इज द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस, पोएट्री इज द ब्रीथ and a fine spirit of all knowledge. Literary criticism is description and evolution in this in its object, and nature never set forth. The earth is as rich a tapestry as diverse poet had done. इधर है राइटर और उनके वर्क्स कि कहाँ से ये रिलेटेड है, ठीक ना। अब जरा देखो ऑप्शन जो आपका आंसर है वो ये है। अब ये 1 4 मिल गया। कहाँ से है? कॉलरिज की बायोग्राफी। गुड सेंस इज गुड बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस, ठीक है। एंड सेकंड सेकंड थर्ड वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट क्या है? पोएट्री इज ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ नॉलेज। एंड वन थर्ड वन थर्ड को कहाँ मैच करेंगे? वन से, ठीक है। बुक्स सॉरी ब्रूक्स का है द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक। क्या कहा इन्होंने? लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ डिस्क्रिप्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। और सीधे सीधे फोर्थ को बचा कौन मिला दो आप? सेकंड, ठीक है, सिडनी की डिफेंस ऑफ पोएट्री से। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है? एक बात ध्यान रखिए, ये जो रेड आगे हमने लिख दिया है ये, ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये हमने बाद में लिख दिया है सुविधा के लिए। पहला जो है यहाँ पर देखिए दैट इज मेरी वॉल्सनक्राफ्ट विंडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, लिरिकल बैलेट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड पर्सीज जो है रिलीक ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री। आपको सीक्वेंस लिखना है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। यहाँ पर मैंने ईयर्स लिख दिए हैं 92, 1792, 98, 89 एंड 65। तो यहाँ से पढ़िए 1765, 1789, 1792 एंड 98, मतलब 4312, 4312। नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स। राइटर्स हैं और उनके वर्क्स हैं, आपको मैच करना है। दैट इज आपने पढ़ा था टॉमस नैश, ठीक है, उनका है वर्क अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। और देन जो है रिचर्ड हुकर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन में, दैट इज ऑफ द लॉज ऑफ इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी। एंड दैट इज थॉमस ब्राउनी।
थॉमस ब्राउने का फेमस वर्क है अर्न बैरियल, पढ़ चुके हैं अभी हम लोग। और रॉबर्ट बर्टन का वर्क है एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है दैट इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद द फाउंडर्स। ये एक तरफ पीरियोडिकल्स हैं, दूसरी तरफ फाउंडर्स हैं। सबसे पहले है इगोइस्ट। इगोइस्ट वाज फाउंडेड बाय हैरियट वेबर एंड डोरा मार्सन। And the English Review was founded by Ford Madox Ford। And the Blast हम लोगों ने बताया था बहुत शॉर्ट लिव्ड जो थी मैगजीन थी। ठीक है, और शॉर्ट लिव्ड मैगजीन ब्लास्ट वाज बाय वेंडम लेविस एंड एजरा पाउंड। ठीक है, इमेजिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड थी। और लास्ट है दैट इज पोएट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स। इसके लिए एक ही ऑप्शन बचा है, सेकेंड वन, दैट इज हैरियट मोनरी। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, मैच द ऑथर्स विद द वर्क। वर्क के साथ आपको मैच करना है। सबसे पहले है दैट इज देखिए जर्मी पुलियर को आप मिला दीजिए। अ शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी ऑफ प्रोफेननेस ऑफ द स्टेज। ये रेस्टोरेशन ड्रामा का क्रिटिसिज्म है जिसमें उसको बहुत ही बैडली क्रिटिसाइज किया गया है। एंड सेकंड जो है जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक को जो वर्क है इनका टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, जॉन लॉक की ट्रीटाइजेस हैं। एंड विलियम डेपियर का जो है वो है वाइजेस। हम लोग इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, विलियम सॉरी गलत मिला दिया मैंने। विलियम डेपियर वाइजेस एंड थॉमस राइमर का अ शॉर्ट व्यू ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चंस भी जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे वो भी एंड होते हैं। एंड ये जो पीपीटी है आपको मिल जाएगी अभी देर रात तक या फिर मॉर्निंग में, और आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग या तो फिक्शन स्टार्ट करेंगे या फिर ड्रामा या पोएट्री जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से बिगिन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फिक्शन को स्टार्ट करेंगे और कुछ फिक्शन खत्म करके तब इन यूनिट्स पर लौटेंगे।